हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने पहली वीडियो में जहाँ तक करवा दिया था उससे आगे मैं पहले यहाँ सवाल करवाऊँगा, क्योंकि जब सवाल साथ में हो जाते हैं तो हमारे क्लियर हो जाएंगे। हमने आगे दो सूत्र पढ़ लिए हैं। एक तो हमने पढ़ लिया है क्वांटिकल का Q बराबर प्लस माइनस एन, और एक पढ़ लिया है कूलाम का नियम। तो इस चैप्टर में NCERT की बुक में जो सवाल दिए गए हैं इससे संबंधित दोनों सूत्रों से वो करवाऊँगा मैं पहले, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाऊँगा। तो पहले आप सवाल का बुक का पहला सवाल है ये, उसे देखिए, लिख लो, पहले नोट करो। सवाल बोल रहा हूँ मैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। तो जैसा कि हमें पता है, सवाल में हमें दिया गया है दो आवेश हैं Q1 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, और दूसरा आवेश दिया है Q2, उसकी वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब कोई वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो उसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से गुणा कर देते हैं तो संख्या बन जाती है फिर वो मीटर में। अब यहाँ अगर एक जीरो लगा है, अगर इस जीरो को हम हटाना चाहें यहाँ से, तो एक संख्या यहाँ से घात कम हो जाएगी, क्योंकि जीरो हटाएंगे तो 10 के बराबर होता है। देखो मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। इसको लिख सकते हैं हम 3 9 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। अब चाहो तो इसकी घात 1 हो गई, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के, अब यहाँ माइनस के 2 है प्लस के 1 है, तो माइनस का कितना बचेगा 1 मीटर। अब ये आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, दोनों के मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है। तो जब हम दोनों के मध्य लगने वाले बल की गणना करेंगे तो हमारे लिए सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²। यही कूलाम के नियम का सूत्र है। अब जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, और Q1 का मान कितना दिया है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और Q2 का कितना दिया है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बट्टे R की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 1। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ से आगे जब हम करेंगे तो ये हो गया 9 और 2 3 6, 10 की पावर ये 9 है, और 7 और 7 10 की पावर माइनस के 14 बट्टे 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और इसका गुणा हो जाएगा इसमें 2 एकन 2, तो 10 की पावर माइनस के 2। अब 9 से ये संख्या कट गई 9, तो यहाँ पर आ गया 6 गुणा 10 की पावर, अब यहाँ 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 5 बचेंगे, और ये वाली घात चली जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगी प्लस के 2। तो हमारा आंसर आ गया 6 × 10⁻³ के 3 न्यूटन। कॉपी कर लो इसे। वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो आप लोग आराम से। अब इसके बाद दूसरा सवाल, किताब का दूसरा है, नंबर 2। देखो 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण
वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरा आवेश 0.8 माइक्रोकूलम हो तो ए पॉइंट लिखो, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। और पॉइंट बी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो ये दूसरा सवाल हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ ये समझना है कि सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है। जैसे पहले सवाल में हमसे बल पूछा था, वो हमने निकाल दिया। तो यहाँ इस सवाल में दिया है Q1 दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। तो 0.4। अब एक चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है, अब यहाँ माइक्रो आ गया, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे मैं बताता जाऊँगा। अगर कहीं माइक्रो आएगा तो उसे हटाने के लिए 10 की पावर माइनस के 6 लगाएंगे। माइक्रो को हटाने के कितने लगाएंगे? 10 की पावर माइनस के 6। तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। इसको इधर दशमलव को जब पीछे ले जाएंगे तो एक संख्या और आ जाएगी माइनस की 6 ऑलरेडी हैं, एक और आ जाएगी, कितनी हो जाएंगी? 7। तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। और ऐसे ही एक दूसरा आवेश भी दिया है Q2 जिसकी वैल्यू दी है 0.8 माइक्रो कूलम। तो 0.8 और माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, और दशमलव को पीछे ले जाएंगे ऊपर वाले की तरह, तो ये आ जाएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। Q2 का मान आ गया। और दोनों के मध्य लगने वाला बल दिया है 0.2 न्यूटन, और दोनों के बीच की दूरी पूछी है ए पॉइंट में। तो पहले ए निकालेंगे, उसके बाद बी। तो हमें सूत्र पता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। अब यहाँ F की वैल्यू दी है, R पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस R को कर देंगे यहाँ और F को कर देंगे यहाँ। तो फिर ये सूत्र बन जाएगा हमारा R स्क्वायर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R की जगह पे यहाँ R स्क्वायर आ गया तो F पहुँच जाएगा यहाँ। तो ये बन जाएगा F। अब वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू आपको पता है, हर सब पहले दूसरे तीसरे चैप्टर तक हर सूत्र में लगभग ये लगता है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना दिया है? 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 दिया है, और Q2 का 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। तो लिख देंगे 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, इधर 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बट्टे, अब यहाँ F का मान कितना दिया है? 0.2 दिया है। R स्क्वायर बराबर, अब इसको बड़ा यहाँ पे देख लो, देखो 9 4 अट्ठे 32, 10 की पावर 9 और 7 और 7 माइनस के 14। अगर यहाँ पे दशमलव को एक अंक पीछे ले जाया जाए तो संख्या बन जाएगी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 1। अब इससे ये आसान हो गया, ये कट गया 16 बार 32। अब इसका और इसका गुणा करो तो 16 निम 144, 10 की पावर 14 में से 9 गई तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। और घात को जब हम ऊपर ले जाएंगे इसे, तो ये हो जाएगी प्लस की 1। तो ये आ गया 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, और ये R स्क्वायर बराबर आ गया है। लेकिन हमें निकालना है R बराबर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा इस संख्या पर? अंडर रूट लग जाएगा। तो ये बन जाएगा R स्क्वायर बराबर अंडर रूट 144 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। इस पर से स्क्वायर हट जाएगा तो R बराबर, अब आपको पता होना चाहिए कि 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। और ऐसे इस पर से अब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये 4 है, इसमें 2 का भाग लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 का भाग लगेगा, 10 की पावर माइनस के 2। ये तो आ गया मीटर में। जैसा कि मैंने पहले सवाल में बताया था, अगर किसी सेंटीमीटर वाली संख्या को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस के 2 लगा देते हैं। ऐसे ही अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 10 की पावर माइनस के 2 हट जाएगी। तो R बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। और बी पॉइंट में क्या पूछा है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर
दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो जितना बल Q1 के कारण Q2 पर लगेगा उतना ही बल Q2 के कारण Q1 पर लगेगा। तो हमें यहाँ पर पता है कि Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लगता है 0.2 न्यूटन। तो सेम Q2 के कारण Q1 पर कितना लगेगा 0.2 न्यूटन। तो F बराबर 0.2 न्यूटन। कंप्लीट। वीडियो को पॉज करो और इसका पहले उतारो इसे। अब जैसे देखो 2 सवाल हो गए हमारे कंप्लीट। अब यहाँ से आगे तीसरा सवाल। तो पहले सवाल लिखो, किताब का तीसरा ही है, मैं नंबर बता दूंगा, किताब का अगर अलग होगा तो लिखो पहले। और एक बात याद रहे कि यदि आपको कहीं भी कोई डाउट मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, जिससे पता चल जाएगा और मैं उसे दोबारा बता सकता हूँ आपको। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि K² बट्टे GME/MP विमाहीन है। आगे लिखो इसी में, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो दिया है इसका आपको मान ज्ञात करना है और ये सिद्ध करना है कि ये विमाहीन है और ये पता करना है ये क्या प्रदर्शित करता है। तो देखो MP और ME दिया है ना इसमें, तो हमें सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ऐसे समझ लो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन परस्पर r दूरी पर रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है सेम उतना ही आवेश किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। अंतर इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इन दोनों के मध्य लगने वाला हम वैद्युत बल निकालें, FE का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे r²। FE बराबर, अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे अगर कहीं दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं K। तो यहाँ आ जाएगा K, Q1 की जगह पे भी E है और Q2 की जगह पर भी E है और दूरी R की जगह पे R दी है, तो यहाँ लिख देंगे r²। तो FE बराबर आ गया KE²/r²। समीकरण 1। अब आगे क्या करेंगे, अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, फिर से सेम प्रक्रिया अपनानी है। ये रखे हैं r दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ लिखेंगे Me, इसका मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख देंगे MP, इसका मतलब हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब इन दोनों के मध्य हम लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो FG बराबर आ जाएगा G M1 M2 बट्टे r²। तो FG बराबर आ गया G, ये फर्स्ट ईयर में सूत्र पढ़ाया जाता है। तो M1 की जगह पे दिया है ME और M2 की जगह पर दिया है MP अपॉन r²। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से आगे करेंगे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, तो समीकरण 1 है FE, तो यहाँ लिख दो FE और इधर है FG, तो ये हो गया बट्टे में FG। इधर ऊपर कितना है KE² बट्टे r², तो यहाँ लिख देंगे KE² बट्टे r²। और इधर कितना है GME MP बट्टे r²। तो r² से r² खत्म, तो FE FG और KE² बट्टे GME MP। तो कितना आ गया, इधर आ गया FE FG बराबर
k² बट्टे जी एम ई एम पी। अब हमसे यही पूछा गया था, इसमें एक पॉइंट पूछा गया है कि ये क्या प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये तो हो गया वैद्युत बल और ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, इसका मतलब हो गया क्या प्रदर्शित करता है, उसके लिए लिखेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को, बल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। किसको प्रदर्शित करता है, वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। सवाल आप साथ साथ करते जाएं, जहाँ समझ में ना आए उसे आप कमेंट कर सकते हैं पॉइंट को कि इस जगह पे हमें समझ में नहीं आया है। ओके, अब देखो इसमें एक और चीज़ पूछी है कि इसे विमाहीन सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यही कर देता हूँ मैं, इसे लिख देंगे k² बट्टे जी एम ई एम पी, और इसकी जगह पे इस वाली संख्या को चाहो तो इधर लिख सकते हैं। तो ये हो गया एफ ई अपॉन एफ जी। अब अगर मैं पूछूं एफ ई तो ये भी बल है, और मैं बात करूं एफ जी तो ये भी बल है, दोनों बल हैं। तो दोनों की जगह पे अगर हम विमा लिखें तो आ जाएगी एम एल टी माइनस टू, ऊपर वाले बल की विमा, और नीचे भी बल है तो इसकी भी विमा क्या आ जाएगी, एम एल टी माइनस टू। तो इससे ये कट गए दोनों, ठीक है। तो अब इधर बचा k² बट्टे जी एम ई एम पी बराबर कितना बचा, अब दोनों कट गए तो 0 बचा। तो 0 का मतलब हो गया, ये हो गया विमाहीन। विमाहीन हो गया। एक ये चीज़ इसमें सिद्ध करवाएगी, सिद्ध करना है विमाहीन है। पहले वीडियो को पॉज कर लो और इतना उतार लो, उसके बाद आगे बताऊंगा आगे क्या करना है। तो देखो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। एक तो हमें ये पता चल गया कि ये विमाहीन है, ये सिद्ध हो गया हमारा, और दूसरा हमें पता चलेगा क्या प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को। अब इसका हमें अगर मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हमें के का मान पता होना चाहिए। तो के का मान होता है 9 × 10⁻⁹, क्योंकि ये किसकी जगह पे आता है, 1/4πε0 की जगह पे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर ई का मान शुरू में ही बता दिया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऐसे ही एम ई ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता रखना है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, याद रखना है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ऐसे ही यहाँ लिख देंगे मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो ये सब वैल्यू लिखी हैं, इन्हें यहाँ रख दो, तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ke² बट्टे जी एम ई एम पी। तो के का मान रख दो यहाँ 9 × 10⁻⁻के, माइनस की नहीं होती है, 9 × 10⁻9, और ई का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा देंगे, बट्टे में जी है, जी का मान है 6.67 × 10⁻⁻11, और एम ई इसका होता है 9.1 × 10⁻⁻31, और एम पी इसका है 1.67 × 10⁻⁻27, ये लिखा है, ठीक है। सब वैल्यू लिखी है।
ये लिख लिया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो देखो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम, लिख देंगे यहाँ कितना है 9 गुणा 10 की घात 9। अब 1.6 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2.56 गुणा 10 की पावर 19 दूनी 38। अब ऐसे ही बट्टे में 6.67 और 9.1 और 1.67 इन सब का हमें करना है गुणा। तो जब हम तीनों संख्याओं का इनका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा आ जाएगा, तो देखो 6.67, 9.1 और 1.67। जब इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, गुणा आपको आता हुआ तो कर लेंगे, तो इसका गुणा आ जाएगा 101.3। अब देखो घातें गिन लेते हैं यहाँ 11, 31 और 27। तो बताओ कितनी हो जाएंगी, 11, 31 हो गई 42 और 42 और 27 हो जाएंगी 69। तो 10 की पावर माइनस के 69। अब 9 और 2.56 का गुणा करेंगे, तो 9 और 2.56 का गुणा करेंगे तो करो जल्दी से कितना आएगा बताओ। घातें तो 38 में से ये घट जाएंगी ऊपर, तो 10 की पावर बचेगी 29 और इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 23.04। ठीक है, तो नीचे 101.3 है। अब इस घात को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की। अब इसको लिख सकते हैं 04 गुणा 10 की पावर बताइए 69 में से अगर 29 जाएंगी तो 40 बचेंगी बट्टे 101.3। अब हमको क्या करना है, 1 दशमलव यहाँ से पीछे बढ़ा लो तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगी जिससे भाग देने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा 230.4 बट्टे 101.3 गुणा 10 की पावर 39। दशमलव से दशमलव कट गया जब, और ये बचा 2304 बट्टे 1013 गुणा 10 की पावर 39। तो जब इस संख्या में इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा k² बट्टे GME/MP बराबर, इसमें जब भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2.27 गुणा 10 की पावर 39 और 2.27 को लिख सकते हैं हम, ये जो यहाँ लिखा है 27 इसको हम 30 मान सकते हैं, तो 2.3 गुणा 10 की पावर 39। ये आ गया आंसर। वीडियो को पॉज करो, उतारो पहले से। देखो 3 सवाल हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब चौथा सवाल जो है, देखो चौथा सवाल थ्योरेटिकल है। चौथा सवाल तो इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक ए दिया है, एक दिया है बी। तो लिखो पहले ए पॉइंट, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। और बी पॉइंट दिया है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ये थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ लिखना है नहीं। जो मैंने आपको बताया था पहले, मैंने आपको बताया था एक क्वांटीकरण लिखवाया था, तो इसमें वही लिखा जाएगा। क्वांटीकरण की परिभाषा लिखनी है हमको इसमें। तो क्वांटीकरण की परिभाषा दोबारा बता देता हूँ मैं, कि प्रकृति में किसी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में किसी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और क्वांटीकरण का एक सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N क्या होता है, जहाँ N होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसको 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब कहने का ये पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। ओके,
ये मैंने पहले बता दिया है पहली वीडियो में ही। ऐसे ही ई होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, तो आपको ये सब पता रखना है। तो ये हो गया क्वांटिकर्ड। अब हम ये कह सकते हैं क्वांटिकर्ड से, कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताइए कि प्रकृति में जो आवेश होता है न्यूनतम, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये बताइए कि प्रकृति में न्यूनतम आवेश जो होता है वो किस पर होता है। अगर नॉर्मली आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकृति में न्यूनतम आवेश किस पदार्थ पर होता है या किस पर होता है, किस तत्व पर होता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो न्यूनतम आवेश होता है वो किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ही न्यूनतम आवेश होता है, जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम ऋण आवेश। अब आपको एक चीज़ और पता रखनी है कि जब प्रकृति में आवेश का आदान प्रदान होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। अगर किसी वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश जाता है तो वो किसके माध्यम से जाएगा, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ठीक है, तो आपको ये पता रखना है। 14 क्वेश्चन के लिए केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा तो नहीं जाएगा। कभी कभी सीधे परिभाषा पूछ ली जाती है कि आवेश के क्वांटिकर्ड की परिभाषा दीजिए, 1 नंबर में या 2 नंबर में एक सवाल पूछा जाए साथ में, तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, वो भी थ्योरेटिकल है। वो क्वेश्चन ऐसे दिया है, जब कांच की छड़ को, लिख लो 5वां क्वेश्चन नंबर है 5। देखो, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए, अब आपको क्या करना है, इसमें 5वें क्वेश्चन में आपको केवल लिख देनी है आवेश के संरक्षण की परिभाषा क्या होती है। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बताया था। आवेश का संरक्षण होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षित राशि है, इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। अब देखो, ये हो गए किताब के सवाल, 5 हो गए। अब इसके बाद इसमें जो किताब में आपके पास किताब होगी, तो जो 6ठा सवाल दिया है उसमें दिए हैं 4 आवेश हैं और 1 रखा है केंद्र पर, मतलब 5 आवेश हैं। तो आपने अब तक 2 आवेशों वाले सवाल देखे हैं जिसमें केवल 2 आवेश होते हैं और उनके मध्य लगने वाले बल की गणना करनी होती है। तो डायरेक्ट आप 5 आवेश का निकाल नहीं सकते, तो मैं अपनी तरफ से आपको पहले 3 आवेश वाला कोई सवाल बताता हूँ, उसके बाद ये बताऊँगा आगे। ठीक है, तो पहले एक 3 आवेश का सवाल करके देखते हैं। ये NCERT की बुक से नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से करवाता हूँ आपको। आप स्टार बना सकते हैं इसकी जगह पे। तो पहले आप क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल देता हूँ कि अब सवाल लिख लो, आप लिखो Q तथा Q 2 आवेश परस्पर 2a दूरी पर रखे हैं। Q तथा Q 2 आवेश परस्पर 2a दूरी पर रखे हैं। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक अन्य आवेश -Q रखा है। एक अन्य आवेश -Q रखा है। -Q पर लगने वाले कुल बल की गणना करनी है। तो देखो, अब -Q पर लगने वाले कुल बल की गणना करनी है आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इतनी दूरी निकाल लेंगे, ये हो गई A। जब टोटल 2a है तो A और ये भी A और A, टोटल कितनी हो गई 2a। ओके, तो इस तरह के सवाल करने के लिए कहीं भी, अब 2 सवाल अगर 2 होते तो आसानी से हो जाता सवाल, क्योंकि 2 वाले हमने पढ़े हैं।
लेकिन जब तक ये 2 थे तब तक आप इस सवाल को कर सकते हो। आपसे नॉर्मल कोई पूछे कि ये 2 हैं, इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, तो आप बता दोगे 1/4πε0 की जगह पर के, और Q1 की जगह पर Q है, और Q2 की जगह पर भी Q है, तो Q² अपॉन टोटल दूरी कितनी थी 2a²। तो Q और Q के मध्य लगने वाला बल तो आ गया 2a²। लेकिन हमें ये सब निकालना ही नहीं है। जब यहाँ तीसरा आवेश आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ दिक्कत है हमें। जब तक 2 थे तब तक सही था। तो तीसरे आवेश के लिए अगर ऐसी कंडीशन कहीं आती है तो हमें एक चीज़ पता रखनी है, आकर्षण और प्रतिकर्षण हमें यहाँ लगाना होगा ऐसे सवाल में। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये आवेश है प्लस का और ये है माइनस, तो आपको एक बात याद करनी होगी कि प्लस और माइनस दोनों कैसे हैं, विपरीत हैं। तो क्या करेंगे, आकर्षण। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस वाले अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, अगर मैं इसे यहाँ पकड़ लूँ तो ये वाला आवेश किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर। अब नॉर्मल बात है, अगर ये माइनस का है तो किधर जाएगा, आवेश की तरफ जाएगा। अगर ये भी प्लस का होता और ये भी प्लस है तो ये किधर जाता, बाहर की ओर, क्योंकि ये प्रतिकर्षित होता तो दूर भागता। लेकिन ये इसके पास आएगा क्योंकि कैसा है, माइनस। तो हमें यहाँ पर एक चिन्ह लगाना होगा। तो कैसा चिन्ह आ जाएगा, आवेश की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया F1। अब ऐसे ही अगर इसे पकड़ लोगे यहाँ तो फिर ये इसकी तरफ जाएगा क्योंकि आकर्षित होना है ऐसे, ये माइनस है ये भी प्लस है। तो इसे मान लेते हैं हम F2। और यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल हमको पता करना है सबसे पहले। तो ये जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 180 अंश। तो पहले हम निकालेंगे F1। अब हमें केवल इतने से मतलब है, Q और माइनस Q से और A से। तो F1 बराबर आ गया, पहले नॉर्मल सूत्र लिख देते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। अब इसको जब हम आगे करेंगे तो 1/4πε0 की जगह पे कितना आ सकता है, K। Q1 की जगह पे Q दिया है और Q2 की जगह पे दिया है -Q। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है हमें कि बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश, जो सदिश योग के नियम का पालन करती है। यदि हम किसी ऐसी राशि की गणना कर रहे हैं जो सदिश है तो हम प्लस या माइनस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखते हैं। प्लस और माइनस का चिन्ह केवल यहाँ यूज किया जाएगा इसकी दिशा प्राप्त करने के लिए, ना कि कैलकुलेशन में। तो Q इंटू Q, और दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की, A है, तो ये दूरी हो गई A, तो A²। तो ये आ गया F बराबर Q² बट्टे A²। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया F1। अब यहाँ निकालेंगे F2। तो ऐसे ही 1/4πε0 की जगह पे K आ जाएगा और Q1 की जगह पे यहाँ पर -Q दिया है तो Q लिखेंगे केवल। Q2 की जगह पे दिया है Q तो Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, A, तो A²। तो ये हो गया F2 बराबर Q² अपॉन A², समीकरण 2। अब F1 और F2 हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हमें याद रखना है। तो थीटा कितना लगेगा, यहाँ पे 180 अंश है। ठीक है, तो अब हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि एक सूत्र जो मैंने लगाया था सदिश योग का नियम, वो लगा देंगे यहाँ। F1 का वर्ग F2 का वर्ग 2F1 F2 cos थीटा। तो F बराबर, लेकिन हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों सेम है। तो हम यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि F1 और बराबर F2 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ अंडर रूट लगा दो, F1 का वर्ग F2 का वर्ग प्लस 2F1 F2 cos 180 अंश। अब आपको पता होगा cos 180 का मान कितना होता है, -1। तो ये आ जाएगा F बराबर अंडर रूट F1 का वर्ग F2 का वर्ग 2F1 F2 इंटू -1। अब ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। तो ये हो जाएगा F बराबर अंडर रूट F1 का वर्ग F2 का वर्ग -2F1 F2। अब यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि F1 का वर्ग F2 का वर्ग -2F1 F2। तो ये सर्व संख्या सर्व संवेगा बन गई A²।
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो सूत्र आएगा f बराबर वो आ जाएगा अंडर रूट f1 का वर्ग, नहीं अंडर रूट f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, और इससे ये कट जाएगी संख्या। तो f बराबर आ गया f1 माइनस f2। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ होगी कि मैंने ये माइनस ऐसे क्यों लगाया घुमाकर। तो इसका उद्देश्य ये है कि अगर किसी भी सवाल में एंगल 180 अंश बनता है और हम संख्या घटाएंगे, तो इस माइनस का तात्पर्य ये हो जाता है कि बड़ी वाली संख्या को आगे लिखना है। अगर मैं ये कहूँ f1 का मान है 20 और f2 का मान है 10, तो f1 को आगे लिख देंगे, f2 को पीछे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि f2 का मान है 20 और f1 का मान है 10, तो f2 का ज़्यादा हो गया मान, तो ये f2 आ जाएगा आगे और f1 चला जाएगा पीछे, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है। अब देखो एक चीज़ हमें याद रखनी है बहुत ध्यान से, अगर कोण 180 अंश आ जाए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। इसको आप चाहो, चलो मैं बाद में नोट करवा दूंगा, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो f1 का मान कितना है, यहाँ लगा है के क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, तो लिख देंगे यहाँ के क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ऐसे ही f2 का मान कितना है, के क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए। तो f बराबर कितना आ गया, 0 आ गया आंसर। तो आपको एक पॉइंट नोट कर लो, पहले इसे कॉपी कर लो, उसके बाद एक पॉइंट नोट कर लेना। देखो कॉपी करने के बाद जो पॉइंट नोट करना है, तो वो पॉइंट है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आराम से। स्टार बना के एक पॉइंट नोट कर लो, जिससे वो आगे के लिए याद बना रहेगा आप लोगों को। जब दो सदिश राशियों के मध्य कोण 180 अंश होता है, जब दो सदिश राशियों के मध्य कोण 180 अंश होता है, तो बड़ी राशि में से छोटी राशि घटा देते हैं। तो बड़ी राशि में से छोटी राशि घटा देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आराम से जो पीछे था उसे उतार सकते हैं। तो देखो एक तो हमने ये कर लिया कि एक यहाँ क्यू रखा हो, इधर रखा हो, इधर भी क्यू हो, और यहाँ पर रखा हो माइनस का क्यू। अब सपोज करो ये भी माइनस का है, अगर ये प्लस का होता तो क्या होता, तो भी बल कितना लगता, 0 ही लगता। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये माइनस की जगह पे प्लस का होता तो क्या हो जाता, जैसे इसकी वजह से ये इधर भागता, इसकी वजह से ये इधर, लेकिन कोण कितना रहता 180, तो फिर घटा देते, फिर भी कितना आ जाता आंसर 0। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए, अगर संख्या चेंज हो जाती, मान लो इधर क्यू होता, इधर होता 2q और इधर होता यहाँ पे माइनस के क्यू होता, तो क्या कर देते, देखो पहले इन दोनों के लिए निकाल देते f1 ऐसे, और इधर हो जाता f, नहीं पहले f1 आता इसकी तरफ, तो ये f1 और f2 हो जाता इसकी तरफ, तो कोण 180, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाता है, f1 बराबर के क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना हो जाता है, f2 बराबर के क्यू इंटू 2q बट्टे ए स्क्वायर। तो f2 बराबर हो गया 2k क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, क्योंकि ये दो आगे आ जाएंगे। ठीक है, अब f1 f2, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई, कोण 180 अंश है, तो f नेट जो कुल बल आता है वो आ जाता है f2 माइनस f1, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं जब कोण 180 अंश होता है। तो ये बन जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। अब इसमें से दो में से यहाँ पर एक है, इसे घटाओगे तो कितना आ गया आंसर, के क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर आंसर। अगर सवाल इस कंडीशन का आ जाए कि एक क्यू तथा 2q आवेश परस्पर 2a दूरी पर रखेंगे और उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा हो, तो अब आप ऐसे सवाल ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है ध्यान से,
कि कहीं कंडीशन ऐसी आ जाए क्यू रखा हो और यहाँ रखा हो माइनस क्यू और बीच में रखा हो प्लस का क्यू या माइनस का क्यू रखा हो यहाँ पर भी, तो कंडीशन क्या होगी? देखो ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसकी तरफ आकर्षित होगा, ये हो गया F1। लेकिन ये वाला भी माइनस है और ये वाला भी माइनस है, तो इसे दबाने से ये इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि आकर्षित तो होने वाला है नहीं, प्रतिकर्षित होगा तो ये जाएगा इधर, तो ये हो गया F2। अब ऐसी कंडीशन हमें हमें एक चीज़ पता चलती है कि दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इन दोनों के मध्य में जो कोण होगा वो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। अगर थीटा का मान 0 हो जाए तो इसे चित्र बनाने के बाद आप एक और स्टेप बना के लिख सकते हैं, यदि दो सदिश राशियों के मध्य कोण थीटा बराबर 0 अंश हो तो उन दोनों राशियों को जोड़ देते हैं, तो उन दोनों राशियों को जोड़ देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं F1 का मान निकालूंगा तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ऐसे ही F2 का भी आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, क्योंकि देखो इसका निकाल रहे हैं के आ गया 1/4π की जगह पर Q1 और Q2 दोनों क्यू हैं, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्यू स्क्वायर बट्टे ये दूरी कितनी है? ए है, तो ए स्क्वायर। ऐसे ही इसका इन दोनों का करेंगे तो के 1/4π की जगह पर और क्यू तो क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ये दूरी कितनी है? इतनी आधी ए, ठीक है। तो इसे मान सकते हैं समीकरण, तो ये समीकरण 1। अब इनका अगर आप वैसे सदिश योग का नियम लगाओगे तो यही तो हो जाएगा F1 का वर्ग F2 का वर्ग 2F1 F2 कॉस 0 अंश का कोण तो 0 हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो F1 का वर्ग F2 का वर्ग 2F1 F2, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। तो ये संख्या कितनी बन गई? F1 का वर्ग F2 का वर्ग प्लस 2F1 F2। ओके, तो अभी आ जाएगा F बराबर F1 का वर्ग F2 का वर्ग प्लस 2F1 F2, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये बन गया F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो इससे ये संख्या कट जाएगी, तो F बराबर F1 प्लस F2। कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, जो मैंने अभी स्टार में लिखवाया था। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कि ये Q और माइनस Q परस्पर 2a दूरी पर रखे हैं या किसी भी दूरी पर रखे हैं, दूरी आप चेंज कर सकते हैं या सूत्र के हिसाब से करेंगे उसे, ठीक है। तो ये जुड़ जाती हैं दोनों संख्याएं अगर कोण 0 होता है, मतलब तीर दोनों एक ही दिशा में बने तो, ठीक है। 3 वाला हो गया ये, इससे रिलेटेड यहाँ संख्याएं चेंज हो सकती हैं बस। एक और सवाल लिखो, आप बोलता हूँ मैं, लिखो उसे। इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन किताब में नहीं है आपकी, मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ। पेपर में कई बार पूछा गया, लिखो। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर Q आवेश रखा है, तीनों कोनों पर Q आवेश रखा है। किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करो। त्रिभुज की भुजा A है, ठीक है। जो मैंने सवाल बोला है आपके लिए, आप ये याद रहे, A की जगह पर 10 सेंटीमीटर आ सकता है, Q की जगह पर 5 कूलाम, 10 कूलाम, संख्या चेंज हो के आ सकती हैं। केवल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको वो क्या है, लेकिन डायरेक्ट भी पूछा जाता है ये सवाल कई बार। सॉल्व करेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है, इसे उतारना है तुरंत। Q Q Q 3 आवेश हो गए और A भुजा है प्रत्येक की, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इसको पकड़ लेंगे तो ये इधर भागेगा, इस पर लगने वाला बल निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये इधर भागेगा F1। तो F1 की अगर हम यहाँ वैल्यू निकालना चाहें, चलो बाद में लिख देते हैं, ऐसे ही इसे अगर यहाँ पकड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ भागेगा, क्योंकि ये दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित होंगे, तो ये हो गया F2। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे। पहले F1 बराबर के Q 1/, चलो पूरा लिख देता हूँ। F बराबर सूत्र होता है 1/4πε0
Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो F बराबर 1/4π/0 की जगह पर Q इंटू Q अपॉन दूरी कितनी आर की जगह पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। तो F बराबर आ गया Q² अपॉन ए स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से F2 निकालेंगे तो Q इंटू Q अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो गया F2 बराबर Q² अपॉन ए स्क्वायर, समीकरण 2। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का होता है। ओके, तो ये भी कितना हो गया? 60 अंश। तो इसमें लगा दो, देखो थीटा बराबर कितना लगाना है? 60 अंश। सूत्र वही लगेगा, सदिश योग का नियम। F1 का वर्ग F2 का वर्ग 2F1 F2 cos थीटा। F बराबर अंडर रूट F1 का वर्ग F2 का वर्ग 2F1 F2 cos 60 अंश। और cos 60 का मान कितना होता है? अब देखो हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों कैसी हैं? समान हैं। तो समान है तो चाहो तो हम लिख सकते हैं यहाँ F1 बराबर कैसा है? F2। तो इसका मतलब हो गया या तो हम F1 की जगह पर F2 लिख सकते हैं या F2 की जगह पर F1 लिख सकते हैं। तो ये संख्या बन गई फिर F1 का वर्ग, और F2 की जगह पर भी F1 लिख दो क्योंकि दोनों संख्या बराबर हैं। बराबर नहीं होती तो ऐसे ही छोड़ देते, 2F1 और F2 की जगह पर भी F1। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3 बट्टे नहीं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इससे ये कट गया। ओके, तो अब इधर बन जाएगा F बराबर अंडर रूट F1 का वर्ग प्लस F1 का वर्ग, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस F1 का वर्ग। कुल मिला के संख्या बन गई 3F1 का वर्ग। अब बताओ इससे अगर हम अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट 3 पे लगा रहेगा, लेकिन इस पर से स्क्वायर से हट जाएगा तो केवल F1। तो अंडर रूट 3 और F1 की वैल्यू कितनी है? Q² बट्टे ए स्क्वायर, Q² बट्टे ए स्क्वायर आंसर। ये सवाल कई बार पूछा जाता है और इस वर्ष भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे कंप्लीट कर लेना आप, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पहले इसे कॉपी कर लो, कॉपी कर लेना इसे। और अब जो यहाँ से आगे इससे रिलेटेड एक ऐसा सवाल है जिसमें मान लो अब इससे कई सवाल बन सकते हैं। अब ऐसे मान लो इसमें 3 हैं आवेश, 4 आवेश हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो हमने 3 वाला कर लिया। एक सवाल है इसमें किताब में आपकी में दिया गया है, चतुर्भुज वाला है। मैंने 5 तक तो किताब के करवाए हैं सवाल। NCERT की जो प्रश्नावली दी है उसमें से 5 तक हो गए हैं, 2-3 ही अपनी तरफ से करवा दिए। इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं 6वां सवाल आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। ओके, 6वें सवाल में आप कोशिश करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, उसका आंसर 0 आएगा। करके देखना, जिन लोगों का आ जाए वो कमेंट हम बता सकते हैं मुझे कि सर हमारा आ गया है आंसर। तो आप करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं अगली वीडियो में उसे बताऊंगा और उससे आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपनी जो प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।